तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैं जो अपने नोटबुक में लिख करके समझ रहा था ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये सब शेयर किया जाए। तो मैंने जैसे ही इसे कंप्लीट किया मैं आ गया आपके साथ शेयर करने के लिए। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है समझना हम सब के लिए। हम यही चीज़ नहीं समझ पाते हैं और हम एक ऐसे मायाजाल में फंस जाते हैं जहाँ से बाहर निकलना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति जिन्होंने काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त की है, वे लोग भी ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो आपको बना के बता रहा हूँ, जो मैं खुद भी सीख रहा हूँ और आपको भी सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो उनके पास एक अच्छी खासी फाइनेंशियल नॉलेज हो। तो वही फाइनेंशियल नॉलेज मैं आपको धीरे धीरे अपने वीडियोस के थ्रू देते रहता हूँ, जिससे कि जो आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, जो आपकी वित्तीय बुद्धि है, वो बढ़ती रहे, जिससे कि फ्यूचर में, भविष्य में जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो सही रहे। और फ्यूचर में आपकी आर्थिक स्थिति सही रहेगी, इसके लिए अभी आपको अपने वर्तमान में काम करना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाना पड़ेगा और आपको अपने फाइनेंस से संबंधित, यानी कि अपने वित्तीय चीज़ों से संबंधित आपको अच्छे डिसीजन, अच्छे निर्णय लेने पड़ेंगे। ठीक है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि वो क्या गलती जो अक्सर हम लोग कर बैठते हैं और करते ही करते हैं। ऐसी गलती लगभग हर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति कर रहा ही करता है। तो वो गलती क्या है? जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजू। इसका नाम राजू है, ठीक है ना। अब ये है राजू की पत्नी। अब राजू मंथली कमाता है 50,000 रुपये। तो मेरे हिसाब से, जैसा कि मुझे लगता है कि हमारे देश भारत में ना, जिसकी एनुअल सैलरी यानी कि जो सालाना इनकम होता है 5 लाख से 30 लाख के बीच में है, तो उसे हम मानेंगे मिडिल क्लास। और जिसकी आपकी सालाना सैलरी यानी कि एनुअल इनकम 5 लाख से नीचे है, तो हम उन्हें लोअर क्लास मान सकते हैं, ठीक है ना। तो राजू जैसे कि मंथली सैलरी इसकी 50,000 रुपये है, तो आप इसे एक लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 50,000 इसके और इसके पत्नी में बढ़ जाएगा तो दोनों के पास आएगा 25,000। तो जिसकी भी मंथली सैलरी भारत देश में 25,000 रुपये है ना, तो उसे हम लोअर क्लास ही बोलेंगे, है ना। और जिसकी एनुअल इनकम सालाना 5 लाख से 30 लाख के बीच है, तो उसे हम बोलेंगे मिडिल क्लास। और जिसकी सालाना इनकम 30 लाख से ऊपर है, तो उससे आप अमीर वाली, मतलब उससे आप अमीर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम यहाँ पर आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि राजू की जो मंथली सैलरी है 50,000 रुपये है और राजू के घर में 2 लोग रहते हैं, एक राजू और एक उसकी पत्नी। तो इस हिसाब से मैं राजू को लोअर मिडिल क्लास में रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक दिन क्या होता है ना कि राजू की जो पत्नी होती है वो राजू से डिमांड करती है कि मुझे 25,000 की फ़ोन चाहिए। अब राजू क्या करता है कि बिना सोचे समझे अपनी पत्नी की बात को मान लेता है और वो जाता है अपने पास के मोबाइल शॉप पे मोबाइल ख़रीदने के लिए। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपकी जितनी भी सैलरी है मंथली, आपको मंथली अपने सैलरी का 80% से अधिक खर्च नहीं करना है। यानी कि उदाहरण के लिए मान लीजिए, मैं जस्ट उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि यदि आपकी मंथली सैलरी महीने का 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपये है, तो आपको मंथली 80,000 से अधिक खर्च नहीं करना है। 20,000 आपको बचाने हैं, ताकि उससे आप सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंसेस अपने करवा सके, ठीक है ना। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा मेरा पेज पानी से भींच गया है, तो इसे थोड़ा क्षमा कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब 25,000 रुपये राजू की मंथली सैलरी का 50% हो रहा है। अगर ये 50% केवल अपने फ़ोन पे ही दे देगा, तो इसके जो बाकी के जो खर्चे हैं, जो बेसिक नीड्स के खर्चे हैं, जो इसके बाकी के घर के खर्चे होंगे, फिर वो कैसे चलेंगे? खाने पीने का जो खर्चा होता है ना। तो राजू ये सब के बारे में उतना सोचता ही नहीं है और अपनी पत्नी की डिमांड को बिना सोचे समझे, अच्छे से बजटिंग की, अच्छे से कैलकुलेशन किए, हिसाब किए, वो चल जाता है मोबाइल शॉप पे मोबाइल लेने के लिए। और जब वो मोबाइल शॉप पे मोबाइल लेने के लिए जाता है, तो उसे ये पता चलता है कि वो बिना 25,000 रुपये दिए ही मोबाइल ले सकता है। कैसे? 3500 की EMI पर। जो मोबाइल शॉप का जो दुकानदार है, जो ओनर, वो बोलता है कि आपको एक ही बार में 25,000 रुपये देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस महीने 3500 रुपये दीजिए और ऐसे करके जब तक आप 28,000 रुपये देंगे तो आपकी EMI कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे फ़ोन का एक्चुअल दाम है 25,000 रुपये, लेकिन राजू भरेगा उस फ़ोन के लिए 28,000 रुपये, क्योंकि राजू फ़ोन को EMI पे ले रहा है 35 रुपये प्रति महीने की। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब भी हम कोई चीज़ EMI पे लेते हैं तो हमें उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लग जाता है। तो उससे इंटरेस्ट को मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि राजू को 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं
इंटरेस्ट के तौर पे यदि राजू अपनी फ़ोन को EMI पे ले रहा है तो अगर राजू अपनी फ़ोन को एक ही बार में लेता तो उससे 25,000 रुपये ही देने पड़ते। लेकिन जैसा कि राजू ने सोचा कि 50,000 में से अगर मैं 25,000 अभी दे दूंगा तो मुझे घर चलाने में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए सोचा राजू ने कि 50,000 में से 3500 रुपये में हर महीने अफोर्ड कर सकता हूँ। उसे बहुत ही आसान लगा। भले ही उसे ये पता है कि मुझे इस फ़ोन के लिए टोटल 28,000 रुपये देने पड़ रहे हैं EMI की वजह से, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि उसके माइंड में चल रहा है कि एक ही बार में 25,000 रुपये देना उसे भारी पड़ेगा और 35 रुपये हर महीने देना उसके लिए मतलब अफोर्डेबल हो रहा है, क्योंकि उसकी इनकम है 50,000, तो इसलिए वो 3500 की EMI पर ही अपनी पत्नी के लिए वो फ़ोन ले आता है ना। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको अपने कई वीडियोस में बताया है कि जब तक आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए उसका 3 गुना पैसा नहीं जुटा लेते हैं तब तक आप उस चीज़ को मत खरीदिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप फाइनेंशियली स्टेबल रह सके, है ना। मतलब कि अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूँ तो अपनी औकात से बड़ी चीज़ों को मत खरीदिए। अगर आपको बड़ी चीज़ खरीदना है तो पहले अपनी वहाँ तक की औकात बनाइए, वहाँ तक आप पहले कैपेबल, आप वहाँ तक योग्य होइए, तभी आप उस बड़ी चीज़ को खरीदिए। किसी की देखा देखी में आप उस चीज़ को खरीद ले रहे हैं जिसको खरीदने के आप योग्य नहीं है। भले ही आप EMI पे ही ले रहे हैं लेकिन आप उसके योग्य नहीं हैं। आपने बस दूसरों को देखकर दिखावे के चक्कर में वो बड़ी चीज़ आप ले आए और आप हर महीना उसका EMI भर रहे हैं, उसका आप लोन भर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहने देगा, आपके घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। इसलिए मैं आपको अपने वीडियोस में अक्सर ये चीज़ समझाते रहता हूँ कि जब तक आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए उसका 3 गुना पैसा नहीं जुटा लेते तब तक आप उस चीज़ को मत खरीदिए, है ना। इसके बारे में मैंने अपने कई वीडियोस में बात किया है, खैर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद देखिएगा, है ना। अब आप यहाँ पे देखिए, तो जैसा कि राजू को 25,000 की फ़ोन 3500 की EMI पे मिल गई और राजू ने अपनी पत्नी की डिमांड को पूरा किया, राजू ने अपनी पत्नी को खुश कर दिया। अब राजू की पत्नी भी राजू से खुश हो गई, दोनों में प्रेम बढ़ गया। लेकिन अब इसके यहाँ पे फाइनेंशियली स्ट्रगल वाली जीवन आने वाली है। अब ये आर्थिक तंगी में फंसने वाला है। कैसे, इतना समझिए। अब राजू के माइंड में ही चल रहा है, हालांकि राजू के माइंड में ही नहीं, कोई भी सामान्य व्यक्ति के माइंड में चल सकता है। मतलब एक समय पे यही चीज़ मेरे माइंड में भी चला था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये चीज़ मुझे एक खाई में धकेल सकता है, ये चीज़ मुझे एक दलदल में धकेल सकता है, जहाँ से मैं जितना निकलने का कोशिश करूँगा मैं उस दलदल में और उतना फंसते ही जाऊँगा। अब वो चीज़ क्या है, देखिए, राजू को लगा ये तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है, अब मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। देखिए, राजू एक लोअर मिडिल क्लास लड़का है, एक व्यक्ति है, ठीक है ना। तो एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति में आप ये भावनाएं देख लेंगे कि अगर वो किसी दूसरे को देखते हैं ना कि उसने वो चीज़ खरीदी है, उसने वो चीज़ खरीदी है, तो एक प्रकार से थोड़ी जलन होने लगती है लोअर मिडिल क्लास वाले लोगों को कि उसने वो चीज़ खरीदा, अब वो शो ऑफ करेगा, उसका बारे में भांजेगा, बांकेगा, तो क्यों ना मैं भी बांकूँ, उसके बारे में मैं भी करूँ। तो लोअर मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं कि देखा देखी में चीज़ों को खरीदना, मतलब कि खरीदने लगते हैं। वो उतनी बजटिंग नहीं करते और वो उतनी हिसाब भी नहीं लगाते। और रहा बात सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंसेस की, तो एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति इसके बारे में उतना सोचते भी नहीं है ना। वो बस क्या देखते हैं कि सामने वाले के पास कितना सामान है, उन्होंने कितनी महंगी चीज़ खरीदी है, उनके पास कितना लग्जरी सामान है। बस देखा देखी के चक्कर में क्या करते हैं कि लोअर मिडिल क्लास वाले लोग कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं बिना अच्छे से प्लानिंग किए, है ना। तो राजू भी यही सोच रहा है कि अगर सामने वाला व्यक्ति अमीर है, उसके पास ये सारा सामान है, वो महंगे महंगे गैजेट्स ले रहा है, वो घूमने फिरने जा रहा है, उसके कपड़े अच्छे हैं, तो राजू सिर्फ यही सब देख रहा है। राजू सिर्फ उसके सामानों को देखकर सोच रहा है कि वो व्यक्ति अमीर है। अब वो व्यक्ति अमीर है कि नहीं है, इसकी पहचान केवल उसके सामानों को और उसके खर्चों को देखकर नहीं हो सकती। इसकी पहचान कैसे करनी है, इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है कि राजू सिर्फ उसके सामने वाले व्यक्ति के सामानों को, उसके लग्जरी चीज़ों को देख रहा है कि कितनी महंगी है, कितनी ब्रांडेड है, उसके कपड़ों को देख रहा है। राजू ये देख रहा है कि वो कितना अच्छा खाना खाता है, कितना अच्छा कपड़ा पहनता है और घूमने के लिए जाता है अच्छे जगहों पर। तो राजू उसके यही सब चीज़ों से आकर्षित हो रहा है, जबकि राजू ये नहीं सोच रहा है कि इतना पैसा उसके पास आ कैसे रहा है और वो व्यक्ति उस पैसे को मैनेज कैसे कर रहा है। तो राजू ये नहीं सोच रहा है, और अक्सर लोअर मिडिल क्लास के लोग ये चीज़ उतना नहीं सोचते हैं, है ना। तो राजू सोचता है कि अगर वो अपने सपने पूरे कर सकता है तो मैं भी अपने पूरे सपने कर सकता हूँ। इसलिए राजू इसी के चक्कर में, देखा देखी के चक्कर में क्या करता है कि राजू को जैसा पता है कि अब मुझे EMI पे कोई भी महंगी चीज़ मिल जाएगी, मुझे उसके पूरे पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो राजू यही करता है। राजू एक से एक लग्जरी चीज़ें EMI पर लेने लगता है, ठीक है ना। राजू बहुत सारी चीज़ें लोन पे ले लेता है क्योंकि उसे अपने सपने पूरे करने हैं, और राजू को बैंक से लोन भी मिल जाता है। अब उस लोन के पैसों से राजू और उसकी पत्नी एंजॉय करती है।
बिना इस बात को सोचे कि भविष्य में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब होने लगती है। बस दिखावे के चक्कर में राजू महंगी महंगी चीज़ों को ईएमआई पे ले रहा है, लोन लेके घूमने जा रहा है, एंजॉय कर रहा है। और राजू को इस बेसिक की चीज़ के बारे में पता नहीं चल रहा है कि मुझे अपने इनकम का 50% इनकम अपने बेसिक नीड में खर्च करना है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, यानी कि जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। 30% इनकम के हिस्से से ही उसे अपने वांट्स एंड डिजायर, यानी कि अपनी इच्छाओं और अपनी चाहतों को पूरा करना चाहिए। जैसे कि कहीं घूमने फिरने जाना है ना, कोई ऐसी चीज़ खरीदना जिसकी आवश्यकता नहीं थी फिर भी हमने खरीद लिया, जस्ट अपनी इच्छाओं को पूरा करना। जैसे कि फिल्म देखने के लिए चले गए या महंगे महंगे लग्जरी सामान ले लिया, कपड़े ले लिया, है ना, उस पर केवल 30% ही खर्च करना है अपने इनकम का। और अपने इनकम का 20% आपका चाहिए जाना सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट में और आपके इंश्योरेंसेस में। तो राजू ने इस सब पे ध्यान नहीं दिया। अब जैसा कि राजू को 25,000 की फ़ोन लेनी चाहिए थी, तो राजू क्या कर सकता था कि राजू तुरंत फ़ोन लेने नहीं जाता तो राजू के लिए अच्छा होता। ऐसा कैसे? राजू को ना इस 30% में से, यानी कि जितनी भी उसकी इनकम है ना, उसका 10% राजू को पहले महीने में बचाना चाहिए था। तो पहले महीने में राजू ने 50% का 10% बचाया, जो कि होता है आपका 5,000 रुपया। फिर दूसरे महीने में राजू बचाता अपने इनकम का 20%, जो कि होता है 10,000 रुपये। फिर तीसरे महीने भी राजू बचाता अपने इनकम का 20%, जो कि होता है 10,000 रुपये। तो ऐसे केस में राजू के पास 25,000 रुपये जमा हो चुके हैं। अब राजू जाके वो फ़ोन ले सकता था। यानी कि राजू की पत्नी ने जिस फ़ोन की डिमांड की थी उसके लिए राजू 3 महीने रुक सकता था और 10%, 20% और 20%, है ना, इतने इनकम बचाकर राजू 25,000 रुपये इकट्ठा करके डायरेक्ट डाउन पेमेंट पे अपने फ़ोन को लाके अपनी पत्नी को दे सकता था। तो उससे 28,000 रुपये नहीं लगते, उसकी 3,000 रुपये की बचत हो जाती। लेकिन राजू ने इस ऑप्शन को चूज़ किया, है ना। तो राजू ने यहाँ पे स्मार्ट डिसीजन नहीं लिया जिससे कि उसे 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, है ना। अब यहाँ पे पैसा एक्स्ट्रा ही नहीं है, राजू एक गलत मानसिकता में फंस गया है कि वो ईएमआई और लोन के जरिए अपने सारे सपने पूरे कर सकता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अपने सपने पूरे कर रहा है। बजाय इस बात को जाने कि वो सामने वाला व्यक्ति कैसे अपने पैसों को मैनेज कर रहा है, इस बात को बिना जाने बस राजू उसकी लग्जरी चीज़ों को, उसकी बस बाहरी चीज़ों को देखता है और इसके चक्कर में अपने सपने पूरे करने लगता है। लग्जरी चीज़ें ईएमआई पे या लोन पे ये घूमने लगता है ना। तो ऐसा करने के चक्कर में क्या होता है कि राजू एक बहुत बड़े माया जाल में फंस जाता है, जिसे कहते हैं द मिडिल क्लास ट्रैप। इसी माया जाल में अधिकतर लोग फंसे हुए हैं ना। तो देखिए, राजू को पहले तो बहुत ही खुशी होती है, लेकिन अब राजू को समझ में आता है कि अब उसके साथ क्या हो रहा है। राजू पैसे कमाता है, उससे घर चलाता है, उधार चुकाता है, पैसे कम पड़े तो फिर से उधार लेता है, उस उधार लिए गए पैसों से वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करता है और फिर पैसे कमाता है, फिर घर चलाता है, फिर उधार चुकाता है ना। तो ऐसे करते करते उसकी लाइफ इसी में फंस के रह जाती है और राजू फिर यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसे अब उधार चुकाने के लिए काम करना है। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ आ गया है, ऊपर से घर भी चलाना है। अब आगे चल के राजू के बच्चे भी होने वाले हैं, फिर उनका भी खर्चा राजू के सर पे आने वाला है ना। तो राजू को इस बात की भी चिंता है। अब राजू डिप्रेशन में जाते जा रहा है और राजू फिर ये देखता है कि वो तो एक माया जाल में फंस चुका है कि वो पैसे कमा रहा है, घर चला रहा है, उधार चुका रहा है, पैसे कमा रहा है, घर चला रहा है, उधार चुका रहा है। अगर वो काम नहीं करेगा, वो अगर 12-14 घंटे नहीं मेहनत करेगा तो वो अपने उधार को नहीं चुका पाएगा और ना ही वो अपना घर चला पाएगा। तो राजू एक बहुत ही भयंकर माया जाल में फंस चुका है। लेकिन राजू अभी भी देख रहा है कि सामने वाला व्यक्ति अभी भी अमीरी वाली ज़िंदगी को ही जी रहा है। वो महंगे महंगे चीज़ें खरीद रहा है, अच्छे अच्छे जगहों पे घूमने जा रहा है, ब्रांडेड घड़ी पहन रहा है, उसके पास ब्रांडेड फ़ोन है, उसके पास ब्रांडेड कपड़े हैं। तो राजू सोच रहा है कि मैंने भी ब्रांडेड चीज़ों को खरीदा, मैंने भी इंजॉय किया, लेकिन आज मेरी हालत ख़राब है और उसकी हालत अभी भी अच्छी कैसे है? इसलिए है क्योंकि वो पैसों को मैनेज करके एंजॉय कर रहा है। जबकि राजू ने स्मार्ट डिसीजन नहीं लिया और बिना पैसों को मैनेज किए ही वो एक माया जाल में फंस चुका है, जिसे कहते हैं द मिडिल क्लास ट्रैप। और इसी माया जाल में अधिकतर लोग हमारे देश के फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि मैं भी इस माया जाल में धीरे धीरे फंस रहा था, लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये एक माया जाल है, मुझे इस माया जाल से निकलना है। अब इस माया जाल से निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि केवल दूसरों को देखकर ही आप इंस्पायर ना हो जाए कि वो खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीदूं। अगर आपको खरीदना ही है, देखिए मैं आपको खरीदने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लग्जरी वाली लाइफ या अमीरों वाली लाइफ जीने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। आप अवश्य ही अमीरों वाली ज़िंदगी को जी के देखिए, अच्छा लगता है ना। लेकिन इस बात को भी समझिए कि आपको अमीरों वाली ज़िंदगी जीने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि अमीर लोग अपने पैसों को मैनेज कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, इस पर मैंने कई वीडियोस बना के रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन आप बेसिक सीकर ये चीज़ को भी फॉलो करेंगे ना, तो भी आप
लंबे समय में यानी कि एक समय में आप अमीर वाली स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप ये सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंसेस में बहुत ही अधिक ध्यान दीजिए। ये चीज़ आपकी आर्थिक स्थिति को कभी भी बिगड़ने नहीं देगा, है ना। और अब कैसे अपने पैसों को स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं, यानी कि इस पूरे पर्सनल फाइनेंस पे ना मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है। इस कोर्स को आप देख रहे हैं, इसी वीडियो है, मतलब यही वो वीडियो है जिसमें मैंने पर्सनल फाइनेंस समझाया है एकदम पूरा सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि आप ये सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने पैसों को स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं और इस मिडिल क्लास ट्रैप से आप बाहर निकल सकते हैं। तो आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आप ये समझ पाए कि कैसे आप भी एक मिडिल क्लास ट्रैप से, जिसमें आप फंसे हुए हैं, उससे आप बाहर निकल सकते हैं और आप राजू जैसा डिसीजन ना ले, इससे भी आप बच सकते हैं। तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर से देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो यही चीज़ मैंने अभी अपने नोटबुक में लिखकर समझा और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यही चीज़ आपको भी समझा दिया जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है ना।